हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। तो एक नई सुबह, एक नया दिन और एक नए लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूं भाई अजय ओझा। और आज हम एक बहुत ही शानदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। ठीक है ना। अब देखो भाई, इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या काम है, इसका हमारे केमिकल रिएक्शन में क्या इसका यूजफुल है, उन सारी बातों को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन है या कोई भी आपका रासायनिक प्रक्रम है, वो होगा या नहीं इस बात को कौन बताता है भाई? थर्मोडायनेमिक्स बताता है। ठीक है ना। जैसे गिब्स फ्री ऊर्जा की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो आपने अपने आप हो रहा है, और अगर नहीं है, आपकी वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो इक्विलिब्रियम में, वो सारी कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, इसके बारे में जो जानकारी है वो कौन देता है आपको? ऊष्मागतिकी देती है, थर्मोडायनेमिक्स देता है। अब लेकिन अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो वो किस स्पीड से हो रही है, उसका वेग क्या है, कितने टाइम में वो अभिक्रिया आपकी पूरी होगी, कब वो आपकी अभिक्रिया साम्यावस्था पर पहुंचेगी, इन सब बातों के बारे में जो आपको जानकारी देता है वो कौन सा चैप्टर देगा भाई? रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। जो काइनेटिक शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब आपका मोशन से है, गति से है। ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है भाई रासायनिक बलगतिकी की? डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख रखी है, देखो पढ़ लो इसको एक बार। रसायन विज्ञान की यह शाखा, या मैं कहूं कि रसायन के भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का यह पार्ट है। ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रसायन या भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर भी इसको कह सकते हो, अभिक्रिया का वेग कह सकते हो, अभिक्रिया की दर कह सकते हो। ठीक है ना। इंग्लिश में वेलोसिटी या रेट आप इसको कह सकते हो। ठीक है। अभिक्रिया का वेग, उसकी मैकेनिज्म के कौन सी क्रियाविधि हो रही है उस अभिक्रिया के अंदर, और उस रिएक्शन के रेट को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता हो, उस शाखा को हम क्या कहेंगे? रसायन बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे। एक बार दोबारा से सुनो, दोबारा से क्या बोलेंगे अपन कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसकी क्रियाविधि और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में किया जाएगा उसको आप क्या बोलोगे? केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। ठीक है। अब आपने रासायनिक बलगतिकी की डेफिनेशन पढ़ ली। अब क्वेश्चन ये है कि अभिक्रिया का वेग क्या है। अभिक्रिया के वेग से पहले मैं आपको अभिक्रिया का प्रकार पढ़ाना चाहता हूं भाई, कि कितने टाइप की रिएक्शन आपकी हो सकती है, किसके आधार पर? वेलोसिटी, रेट के आधार पर। ठीक है ना। तो मुख्यतः आपकी 3 टाइप की हम इसको रिएक्शन बता सकते हैं। पहली रिएक्शन हम बताएंगे वेरी फास्ट। ठीक है। वेरी फास्ट यानी अत्यंत तीव्र, इसको हम क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक या आयनिक अभिक्रिया। ठीक है। जो बहुत ही तेजी के साथ संपन्न होती है। दूसरी आपकी कौन सी हो गई भाई? दूसरी आपकी हो गई जो वेरी स्लो है, यानी अत्यंत मंद है। वेरी स्लो, अत्यंत मंद, अत्यंत मंद। ठीक है। और तीसरी कौन सी हो गई आपकी? मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। ठीक है। तीसरी कौन सी होगी आपकी? मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। ठीक है। मंद अभिक्रिया। और अधिकांश जो आपकी आणविक अभिक्रिया हैं वो आपकी मंद गति से होती हैं, स्लो स्पीड से होती हैं। तो आप ऑब्लिक में ऐसे भी लिख सकते हो, मंद अभिक्रिया या आणविक अभिक्रिया। ठीक है। समझना भाई, एक एक रिएक्शन को समझना। ठीक है। जैसे देखो, पहली अभिक्रिया की बात करते हैं हम, तात्क्षणिक या आयनिक अभिक्रिया। ठीक है। देखो, रेट किसके लिए कैलकुलेट करोगे? ये वो रिएक्शन है आपकी जो आपकी नैनो सेकंड के अंदर, माइक्रो सेकंड के अंदर, पिको सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है, यानी सेकंड के 90/12वें हिस्से में कंप्लीट हो जाती है। आपने घर में इनो तो सबने देखी है, पानी लेते हो, इनो का पैकेट डालते हो, फटाक से क्या आता है भाई? बुलबुला आता है अंदर से। ठीक है ना। फटाक से झाग क्रिएट होते हैं। तो वो कैसी रिएक्शन है भाई? वो माइक्रो सेकंड है, मतलब सेकंड के 6वें हिस्से में ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो ना। इसी तरीके से एसिड बेस जो रिएक्शन है, जो अम्ल क्षार अभिक्रिया है, इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो जो अम्ल क्षार अभिक्रिया है भाई, जो एसिड बेस रिएक्शन है, वो भी आपकी बहुत तीव्रता से संपन्न होती है। तो जो बहुत तेजी से संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं के लिए आप रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है ना। ऐसी अभिक्रियाओं के लिए प्रैक्टिकली भाई रेट कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल होता है। तो हम इसके परिपक्ष में हम रेट कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। समझ गए बात को? जो अभिक्रियाएं बहुत तेजी से हो रही हैं, समय के आपके 10वें हिस्से, 9वें हिस्से, 6वें हिस्से, इस तरीके से आपके कैलकुलेट हो रही हैं, तो उनको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। मतलब जो आपकी बहुत ही कम समय में हो जाए, कहने का मतलब उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली तौर पर करना संभव नहीं है। और अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दूं आयनिक अभिक्रिया के पर्पस में, तो देखो एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहां का, इसका यहां लिख रहा हूं भाई। ठीक है ना। एग्जांपल देखो इसका ही, पहले पॉइंट का ही। ठीक है। एग्जांपल दूसरा देखो, जैसे आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया भाई, और सिल्वर नाइट्रेट का आपने क्या लिया? जलीय विलयन लिया। ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन लिया।
और आपने क्या लिया भाई, नमक ले लिया, और नमक का भी आपने जलीय सॉल्यूशन ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। तो होता क्या है भाई, यहां पर आपने जब जलीय विलयन ले लिया तो पानी में ये आयन घुल जाएंगे, आयनिक कंपाउंड घुल जाएगा फटाफट। ये किस में टूटेगा भाई, Ag+ में टूटेगा, और किस में टूटेगा, NO3- में टूटेगा, टूट जाएगा फटाफट। और NaCl आपका पानी में किस में टूटेगा भाई, Na+ में टूटेगा, Cl- में टूट जाएगा। तो यहां आयन ऑलरेडी बने हैं भाई, आयन जब ऑलरेडी बने हैं तो ये आपस में रिएक्शन करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। जैसे ही AgNO3 के जलीय विलयन में हम टेस्ट ट्यूब में लेकर उसमें हम NaCl का जलीय विलयन डालेंगे, तुरंत हमारा क्या बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, किसका, सिल्वर क्लोराइड का। तुरंत हमारा क्या बनता है भाई, AgCl, सिल्वर क्लोराइड का हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, श्वेत अवक्षेप हमारा बनता है, ठीक है। और साथ में आपका क्या निकलता है भाई, NaNO3, सोडियम आपका नाइट्रेट निकलता है, ठीक है। तो देखो यहां जो Ag+ है वो डायरेक्ट कंबाइन होगा किससे, Cl- से, और AgCl का तुरंत क्या बनाएगा, व्हाइट PPT बनाएगा। और जो सोडियम है वो नाइट्रेट से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। समझ गए आप। तो ये रिएक्शन आपकी बहुत फास्ट होती है भाई, तेजी से होती है। जैसे ही आपने सिल्वर नाइट्रेट में NaCl डाला, फटाक से आप क्या देखोगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर व्हाइट PPT आपका आ जाएगा। दैट मींस ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, वेरी फास्ट है, और ऐसी रिएक्शनों के लिए रेट कैलकुलेट नहीं किया जाता। समझ गए पहली बात को। दूसरी बात करते हैं हम वेरी स्लो, अत्यंत मंद गति। पहले आप इसको लिख लो पहले नंबर पे। दूसरे की बात करते हैं, वेरी स्लो, अत्यंत मंद अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया कौन सी होंगी भाई, जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटा आपको आइडिया दूं तो इस टाइप की रिएक्शन को होने में है ना कुछ महीने या आपके साल लग जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जो आपकी कई महीनों में या सालों में कंप्लीट होती हैं, उनके लिए भी हमारा जो रेट कैलकुलेट करना है वो कोई यूजफुल नहीं है। क्योंकि भाई हम जो वेग है वो कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा बने, उसमें हम रिसर्च कर सकें कि भाई इस पर क्या फर्क पड़ रहा है, इस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमको प्रोडक्ट जल्दी कैसे मिलेगा। वो सारे प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे भाई, जिसकी रेट आपका थोड़ा सा क्या हो, मॉडरेट हो, यानी थोड़े नियत समय में वो अभिक्रिया आपकी कहां तक पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए, कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट वहां से मिले। ऐसी अभिक्रिया का क्या फायदा जो आपकी सालों में कंप्लीट हो रही है, वो हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है उसका, किसके अंदर, लेबोरेटरी के अंदर। जैसे मैं कहूं भाई, आपका एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, जैसे लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना, कई महीनों में जंग लगती है भाई लोहे के ऊपर, तो ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, कोई यूजफुल रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि कार्बन का हीरे में रूपांतरण होना, तो कार्बन को हीरे में बदलने के लिए कई साल लग जाती हैं भाई, कई सैकड़ों साल लग जाती हैं, तब जाके कोई कार्बन, कोई कोयला आपका किस में परिवर्तित होता है भाई, हीरे में परिवर्तित होता है। जिस कोयले के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर लगता है और जो प्रेशर को झेल जाता है, वो आपका कोयला किस में कन्वर्ट होता है, हीरे में कन्वर्ट होता है। तो कहने का मतलब ये जो रिएक्शन है, इनकी जो स्पीड है, जो रेट है, वो कैसी है, बहुत स्लो है, ठीक है। तो इन रिएक्शनों के लिए भी अपन रेट का कैलकुलेशन नहीं करते हैं। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा इसमें, कि कुछ महीनों या सालों में कंप्लीट होती हैं, कुछ महीनों या सालों में पूर्ण होती हैं, कुछ सालों में पूर्ण होती हैं, ठीक है। और अगर इसका एग्जाम्पल लूं तो एग्जाम्पल इसका बढ़िया हो गया क्या, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, और क्या हो गया, और हो गया आपका कार्बन का हीरे में रूपांतरण, हीरे में रूपांतरण, ठीक है, लिख लेना कन्वर्जन, ठीक है। हीरा भी क्या है, कार्बन का ही अपर रूप है भाई, एलोट्रॉप्स है, ठीक है ना। और आपका बढ़िया एग्जांपल हो गया चट्टानों के टूटने से मिट्टी का बनना। तो चट्टानों के टूटने से जो मिट्टी बनती है, कई हजारों सालों बाद आपकी जो एक परफेक्ट जो आपकी मिट्टी बन के आती है, ठीक है ना, तो उसको में भी कई साल लगते हैं, वो भी इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शनों के लिए हम रेट को कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम कैसी रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट करेंगे, जो कुछ घंटों में आपके या कुछ मिनटों में पूरी हो जाए। ऐसी रिएक्शनों के लिए हम आपके लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, रेट कैलकुलेट करते हैं। और ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं हम, मंद अभिक्रिया। तो मंद अभिक्रिया का मतलब क्या है, कुछ मिनट या घंटों में अगर आपकी रिएक्शन पूर्ण हो जाए, अगर आपकी रिएक्शन पूरी हो जाए, तो ऐसी रिएक्शनों के लिए आप रेट को कैलकुलेट करोगे। और ऐसी अधिकांश अभिक्रियाएं कैसी अभिक्रिया होती है, आणविक अभिक्रिया। जो अणु आपके अभिक्रिया करते हैं वो अधिकांशतः उनकी जो स्पीड होती है, जो रेट होती है, वो कैसी होती है, मंद होती है। अब अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल लिख के बताऊं बढ़िया सा, तो देखो इसका एग्जाम्पल देखो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया भाई,
इक्षु शर्करा का प्रतिपन हो गया, ठीक है ना, अपघटन हो गया, जल अपघटन हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन हो गया। ये सारी रिएक्शन इसके अंदर आ जाएंगी। तो लिख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई, एक एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं। इक्षु शर्करा, शुगर कैन, इक्षु शर्करा का जल अपघटन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, इक्षु शर्करा का C12H22O11, ठीक है ना, सुक्रोज, और इसका जल अपघटन करवा दो H2O, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो होगा क्या, एक तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और एक क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है C6H12O6। दोनों के जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो सेम ही है। तो अंतर क्या है, अंतर क्या है भाई इनमें, फ्रक्टोज, एक में आपका ग्लूकोज में तो होता है आपका एल्डिहाइड, इसमें तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, एल्डिहाइड, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा होता है, कीटोन। ये अंतर होता है दोनों में, ठीक है ना। तो जब हम इक्षु शर्करा सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करवाते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो ये किस तरीके की रिएक्शन है भाई, इसकी जो स्पीड है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ मिनटों या घंटों में ये रिएक्शन पूर्ण हो जाती है। समझ गए आप बात को। तो ये कहानी थी हमारे लिए किसकी, कि अभिक्रिया का प्रकार क्या है, किसके आधार पर, वेग के आधार पर, ठीक है। तो हम इस टाइप की रिएक्शन के लिए हम पूरी रेट की कैलकुलेशन करेंगे, समझ गए। अब हम समझते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या है एक्चुअल में। तो आप इसको एक बार लिख लो, मैं इसको मिटा देता हूं भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दूं। देखो अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या है, ठीक है, देखना। शानदार चैप्टर है भाई ये आपका, ठीक है ना। बोर्ड में तो आपको यहां से न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा, लिख के ले लो, बोर्ड में आपको न्यूमेरिकल बनेगा। और अगर आप नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां भी भाई आपके एक दो क्वेश्चन आपके पक्के हैं इस चैप्टर में से, और सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन है करीब करीब आपसे बन जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बढ़िया चैप्टर है, समझने वाला, क्वेश्चन इसके बढ़िया आते हैं भाई, आपसे बन जाएंगे, आप कर सकते हो आसानी से, कोई न्यूमेरिकल इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो आगे की बात करते हैं। अगली जो आपकी रिएक्शन है, या सॉरी अगला जो पॉइंट है आपका वो क्या है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। वेग को वेलोसिटी भी बोल देते हैं, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। देखो अभिक्रिया का वेग क्या है इसको समझना भाई। केमिकल रिएक्शन लेते हैं, सपोज अपन R आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट क्या बना रहा है भाई, ये प्रोडक्ट बना रहा है आपका P। तो होगा क्या, जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो इनकी कंसंट्रेशन में आपकी क्या होगी, चेंजेस आएगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ेगी। भाई जैसे जैसे रिएक्शन आपकी आगे को बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्शन आगे को बढ़ेगी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे कि टाइम के साथ, समय के साथ अभिकारक में उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग। समझ गए बात को। तो डेफिनेशन इसकी क्या लिखोगे, डेफिनेशन क्या लिखोगे, इकाई समय में, इकाई समय में, इकाई समय में अभिकारक, अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को, उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक है। यूनिट टाइम के अंदर जो चेंजेस होता है किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखो, अगर मैं आपको यहां ले लूं कंसंट्रेशन, सांद्रता ले लूं, ठीक है, और इस जगह अगर मैं टाइम ले लूं, समय ले लूं, टेढ़ी बन गई क्या, चलो इसको सीधा कर देते हैं, मार्कर हमारे हाथ में है। चलो इधर हमने ले लिया क्या, टाइम। तो अब क्या होगा भाई कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो आपको पता है कि जो रिएक्टेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ साथ घटती है, लेकिन याद रहना कभी भी ये जीरो तक नहीं पहुंचेगी आपकी, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं आपका प्रोडक्ट बोलूं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ बढ़ती है, तो कभी भी आपका जो रिएक्टेंट है वो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। 99% हो सकता है, 98% हो सकता है, 100% पूरा भाई एक्यूरेट एब्सोल्यूट आपका कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप
समझ लो अभी, ठीक है। अब अगर मैं रिएक्टेंट के लिए ग्राफ देखूं तो घटेगा, सीधी सीधी बात है। और अगर प्रोडक्ट के लिए लिखूं तो मैं ग्राफ आपका क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है वो आपकी बढ़ेगी। अगर हम प्रोडक्ट के लिए बात करें तो प्रोडक्ट के लिए क्या बात करेंगे भाई, कि टाइम के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जैसे कोई सी भी रिएक्शन ले लो, घर में ही ले लो, आप चाय बना रहे हो, तो चाय बना रहे हो तो आप क्या डालोगे, दूध डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, शक्कर डालोगे। तो जैसे जैसे आप उसमें हीट दोगे, जैसे जैसे आप गैस को बढ़ाओगे, तो आप क्या देखते हो कि दूध धीरे धीरे आपका किस में कन्वर्ट होने लगता है, चाय में कन्वर्ट होने लगता है ना। तो आप क्या कहोगे, जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो तो भाई धीरे धीरे बढ़ेगा, और जो आपका दूध है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। जैसे कोई सी भी रिएक्शन ले लो हम, जैसे आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे देता हूं, हेबर प्रोसेस दे देता हूं भाई अमोनिया का, ठीक है। रिवर्सिबल होता है, लेकिन यहां हम केवल सिंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगी भाई, आपका नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन घटेगी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन घटेगी, लेकिन आपका अमोनिया जो है उसकी कंसंट्रेशन आपकी समय के साथ साथ कैसी होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन हो, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम उसकी बात करें तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। और जहां दोनों की कंसंट्रेशन, जो दोनों का जो रेट है वो सेम आ जाए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कैसी है, सिमिलर है। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलूंगा, ठीक है। लेकिन यहां हम केवल रेट की बात करेंगे भाई, रेट के पर्पस में हम बात कर रहे हैं। अगर इक्विलिब्रियम चैप्टर के पर्पस में हम बात करते तो वहां पर हम इस चीज को दिखा देते, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा। तो अगर मैं इसके लिए रेट का फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई, देखो, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, रिएक्टेंट व प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। इस परिवर्तन में कितना समय लगेगा, परिवर्तन में लगा समय। इसको हम किससे दिखा देंगे भाई, इसको हम रेट के फॉर्मूले से दिखा देंगे। तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल के आया। और अगर मैं इसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊं तो क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू डीसी अपॉन डीटी। क्या लिखेंगे, डीसी अपॉन डीटी। डीसी क्या है यहां पर, डेल्टा सी क्या है यहां पर, डेल्टा सी यहां पर है आपका कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है आपका यहां पर जो टाइम में चेंज हो रहा है। अगर इसको और मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, इसको C2 माइनस C1, यानी आपकी फाइनल कंसंट्रेशन और आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन। इसी तरह अगर मैं डेल्टा टी को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, T2 माइनस T1, यानी आपका जो फाइनल टाइम है वो और जो आपका इनिशियल टाइम है वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस रेट को लिख देंगे। अब अगर मैं केवल आपके रिएक्टेंट के पर्पस में अगर रेट लिखना चाहूं, केवल मैं अभिकारक के लिए अगर आपका वेग लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा भाई, देखो, अभिकारक के लिए वेग, अगर मैं रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में अगर बात करूं, अभिकारक के लिए अगर मैं वेग लिखूं तो मुझे पता है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटती है। तो मैं निशान किसका लगाऊंगा, माइनस का लगाऊंगा, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यानी अभिकारक की सांद्रता में कमी और कमी में लगा समय, ठीक है। और अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी, और आगे क्या लिखोगे, इस कमी में कितना टाइम लगा आपको, इस कमी होने में कितना टाइम लगा। तो आगे आप लिखोगे कमी में लगा समय, कमी में लगा समय। इस जो कंसंट्रेशन में कमी हुई है, इस कमी में कितना समय लगा उसको आप नीचे भाग दे दोगे। ये हो गया आपका रिएक्टेंट के पर्पस में। अब अगर हम प्रोडक्ट के पर्पस में बात करें, उत्पाद के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो हमें पता है कि उत्पाद की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती है। तो हम क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे हम, उत्पाद के लिए अभिक्रिया का वेग, उत्पाद के लिए अभिक्रिया का वेग क्या लिखोगे, माइनस या प्लस, प्लस लिखोगे, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी, ठीक है। अब इसमें क्या लिखोगे आप, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, सांद्रता में वृद्धि, और इस वृद्धि होने में कितना समय लगा उसका भाग दे दो। नीचे क्या लिखोगे, वृद्धि में लगा समय, इस वृद्धि होने में कितना समय लगा उसका आप यहां पे भाग दे दोगे। ये आपका हो गया रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में
और ये आपका हो गया फॉर्मूला किसके रेस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के में। याद रहे रिएक्टेंट के आगे क्या लगाओगे आप, माइनस का निशान, और प्रोडक्ट के आगे आप क्या लगाओगे, प्लस का निशान, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी घटेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी। तो ये जो मैंने आपको लिखा है एक बार आप इसको लिख लो भाई अपनी कॉपी में, ठीक है, फिर आगे की बात करता हूं। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, या पेन कॉपी लेके बैठते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि आप नोट्स साथ के साथ बनाओ। जो आप खुद के हाथ के लिखे हुए नोट्स होंगे ना आपके, उसकी भाई कोई होड़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपने समझ समझ के एक एक बात आपने लिखी है, ठीक है। मिटा दूं भाई, चलें आगे की बात करते हैं, देखना। अब कुछ एवरेज आपके रेट और कुछ इंस्टेंटेनियस आपके जो वेलोसिटी है उसको भी देख लेते हैं। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, ठीक है ना, औसत वेग क्या होता है, इस चीज की भी हम बात कर लेते हैं। ये तो हमने एक अभिक्रिया के वेग का जो है फॉर्मूला हमने देख लिया था, ठीक है। अच्छा हाँ, इसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं भाई, एक बार इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, रेट का फॉर्मूला क्या लिखा था भाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं तो आपको पता है कंसंट्रेशन किसमें है, मोल पर लीटर में। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या लिखोगे, मोल पर लीटर। तो ऊपर क्या आ गया, मोल पर लीटर, ऊपर क्या आ गया, मोल पर लीटर, तो लीटर इनवर्स कर दूं, और नीचे टाइम किसमें लेते हैं भाई, सेकंड में। तो सेकंड ऊपर जाएगा तो भी किसका हो जाएगा, इनवर्स का। तो इसकी यूनिट क्या आएगी भाई, इसकी यूनिट आएगी मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। याद रखना भाई, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया के वेग की जो इकाई है वो क्या है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। और अगर आपको मिनट में दे रखी होगी तो मिनट इनवर्स आ जाएगा, या आपको कंसंट्रेशन दे रखी होगी तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन और क्या, सेकंड इनवर्स। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप पूछे तो आप इस कंसंट्रेशन को, इस जो यूनिट को है आप लिख देना, ठीक है। कंसंट्रेशन को ही क्या कहते हैं भाई, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है। लिख लेना भाई, लिख लो, इस चीज को भी लिख लो। चलें आगे, मिटा दो भाई, देखो आगे की बात करते हैं। अब देखो, अभिक्रिया के वेग को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया भाई। अभिक्रिया का जो वेग है उसको कितने भागों में बांटा आपने, दो भागों में बांटा। पहला कौन सा है आपका, औसत वेग, और दूसरा कौन सा है आपका, तात्क्षणिक वेग, ठीक है। इसको एवरेज वेलोसिटी कहोगे, एवरेज रेट कह दो, और इसको क्या बोलोगे, तात्क्षणिक वेग, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है पहले समझो। औसत वेग और तात्क्षणिक वेग क्या है समझो, ठीक है ना। औसत वेग में आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल दूं। आप भैया बाइक चला के जा रहे हो, कहीं बढ़िया राइड पे जा रहे हो, ठीक है। चलते गए आपने बढ़िया 8-10 किलोमीटर गाड़ी चलाई, ठीक है। अब आपका जो कहीं ट्रैफिक सिग्नल आया तो वहां पर आपको यमदूत ने रोक लिया। यमदूत समझते हो ना, यमदूत होते हैं, रोक लेते हैं आपको। तो यमदूतों ने आपको रोक लिया, मतलब ट्रैफिक हवलदार ने आपको रोक लिया, और उन्होंने बोला कि भाई आपने फलाने चौराहे पर या आपने फलाने सर्कल पर आपने जो स्पीड लिमिट है वो आपने क्रॉस कर दी, ठीक है। आपकी स्पीड लिमिट गाड़ी की कितनी थी, 80 थी, तो आपका चालान कटेगा, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, जो बंदा गाड़ी वाला है वो बोलता है कि सर मैं तो पूरे में 50 की स्पीड से ही आ रहा हूं, मैं तो सर मैंने तो स्पीड लिमिट क्रॉस ही नहीं की। तो वो क्या बोलता है कि भाई जो 50 से आप आ रहे होंगे, लेकिन आपने इस पर्टिकुलर जगह पर जो आपकी गाड़ी की स्पीड थी वो कितनी थी, 80 थी भाई, ठीक है ना। 80 किलोमीटर पर आवर थी आपकी जो स्पीड थी जो, तो वो आपका क्या है, तात्क्षणिक वेग है, ठीक है ना। आपकी जो गाड़ी का मीटर है वो भी क्या बताता है भाई, तात्क्षणिक वेग बताता है। गाड़ी में होता है ना स्पीड मीटर, तो स्पीड मीटर जैसे ही आप एक्सीलेटर दबाते हो स्पीड आपको बढ़ा देता है, तो वो आपको इंस्टेंट बता रहा है भाई उसी टाइम पे आपकी स्पीड कितनी है, वो तो आपका आएगा तात्क्षणिक वेग। और अगर मैं 10 किलोमीटर का एवरेज निकालूं कि भाई मैं कितने समय में पहुंचा, ठीक है, तो उसमें मैं उसका भाग लगाऊंगा तो वो कितनी आएगी, एवरेज आएगी। आपकी हो सकती है कि 10 किलोमीटर में आपने एवरेज जो गाड़ी चलाई है वो 50 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलाई हो, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह पर जो आपकी गाड़ी की स्पीड थी वो कितनी थी भाई, आपकी 80 किलोमीटर पर आवर थी, तो आपका चालान कटेगा क्योंकि आबादी वाला क्षेत्र था और आपने स्पीड लिमिट क्रॉस की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझोगे कि औसत वेग क्या है और तात्क्षणिक वेग क्या है। समझ गए बात को, दोनों में थोड़ा मोटा मोटा सा डिफरेंस आपको समझ में आया। अब फॉर्मूला देखते हैं कि औसत वेग का फॉर्मूला क्या है और तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला क्या है, देखना भाई, ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, औसत वेग की, एवरेज वेलोसिटी की। देखना भाई क्या लिखोगे, देखो औसत वेग, एवरेज रेट, संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, संपूर्ण रासायनिक
अभिक्रिया के दौरान जो आपकी स्पीड है ना भाई, जो आपकी रिएक्शन की स्पीड है वो एक जैसी नहीं होती। यही हाल आपकी रिएक्शन में। पहले तो जैसे आप देखोगे कंसंट्रेशन आपकी एक साथ घटेगी, ठीक है ना, फिर आपकी जो घटने की स्पीड है वो थोड़ी सी आपकी कम पड़ेगी, फिर आपकी बिल्कुल एक कांस्टेंट आपकी चलती जाएगी। इसी तरीके से जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो आपने ग्राफ देखा था ना अभी, अगर मैं इस ग्राफ से आपको बताऊं तो यहां से तो देखो आपकी कितनी एक साथ बढ़ी, एक साथ स्पीड आपकी बढ़ी, ठीक है ना, जो कंसंट्रेशन एक साथ बढ़ी, फिर यहां जाके कंसंट्रेशन आपकी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, एक लेवल पर आगे कांस्टेंट हो गई। इसी तरह अगर मैं रिएक्टेंट के पर्पस में बात करूं तो पहले तो आपका तेजी से कंसंट्रेशन घटा, फिर एक पॉइंट पर आकर आपका कैसा हो गया, लगभग कांस्टेंट सा हो गया। तो इसी तरीके की बात है कि जो आपकी जो रिएक्शन है उसमें भी स्पीड आपकी कैसी है भाई, एक जैसी नहीं होती, ठीक है ना। तो आप इसी बात को लिख रहे हो कि संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का वेग समान नहीं रहता, या एक समान नहीं रहता, ऐसे लिख लो, एक समान नहीं रहता, एक समान नहीं रहता। अतः अभिक्रिया के वेग को औसत वेग के रूप में ज्ञात किया जाता है। औसत वेग के रूप में ज्ञात किया जाता है। हम रेट निकालते हैं वो किस फॉर्म में आती है, औसत वेग के फॉर्म में आती है, ठीक है। फॉर्मूला अगर मैं आपको लिखूं तो क्या लिखूंगा, औसत वेग, ठीक है, औसत वेग। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज का प्लस माइनस dc/dt। इसमें दोनों आ गया आपका भाई, प्रोडक्ट भी आ गया, रिएक्टेंट भी आ गया, तो प्लस माइनस साइन हमने लगा दिए। अब अगर मैं आपको ग्राफ बताऊं थोड़ा सा, तो इस ग्राफ को भी देख लो। ये मैं आपके लिए बना रहा हूं सपोज रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भाई आपकी घट रही है। यहां पर नीचे क्या लिया है आपने, टाइम लिया है, और इधर आपने क्या लिया है, कंसंट्रेशन ली है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट पर चेक करना चाहूं, मैं बोल रहा हूं कि यहां इस पॉइंट से भाई इस पॉइंट तक जा रहे हैं और आपको रेट कैलकुलेट करनी है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं कंसंट्रेशन देखूं तो ये कंसंट्रेशन है, और अगर टाइम को निकालूं तो ये टाइम है, और इस पॉइंट पर अगर मैं कंसंट्रेशन देखूं तो मेरी ये कंसंट्रेशन है, और टाइम को निकालूं तो ये टाइम है। इस टाइम को मैं बोल देता हूं T1, इस टाइम को मैं बोल देता हूं T2। पहली वाली कंसंट्रेशन को मैं बोल देता हूं C1 और दूसरी वाली कंसंट्रेशन को बोल देता हूं C2। किसकी कंसंट्रेशन है आप सबको पता है, ये कंसंट्रेशन है आपकी किसकी, रिएक्टेंट की, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही टाइम के साथ साथ घटती है। तो अब मैं क्या कहूंगा कि जो डेल्टा C है उसको मैं क्या कहूंगा, ये है आपका प्लस माइनस C2 माइनस C1 अपॉन जो टाइम है वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन आते हैं भाई कि मेरे पास एक रिएक्टेंट था, उसकी कंसंट्रेशन ये थी, 25 मिनट बाद इसकी कंसंट्रेशन ये रह गई, तो बताओ मुझे इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा। क्या बोला मैंने कि कोई रिएक्टेंट है मेरे पास A, इसकी कंसंट्रेशन सपोज आपके पॉइंट, क्वेश्चन ही देख लो आप और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओगे, ठीक है। एक रिएक्टेंट है A जिसकी कंसंट्रेशन है 0.03 मोलैरिटी, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बना रहा है B, और 25 मिनट बाद क्या देखा, 25 मिनट बाद देखा कि जो इसकी कंसंट्रेशन है वो कितनी रह गई, 0.02 मोलैरिटी रह गई। तो इस रिएक्शन के लिए रेट कैलकुलेट करके बताओ। समझे क्वेश्चन को, कि अभिकारक A जिसकी जो सांद्रता थी वो 0.03 मोलर थी, 25 मिनट बाद इसकी सांद्रता ये रह गई, तो इस रिएक्शन के लिए रेट कैलकुलेट करके बताओ। तो आप रेट कैलकुलेट कर लोगे भाई। रेट का फॉर्मूला क्या है, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो आप क्या लिखोगे कि भाई C2 फाइनल कंडीशन क्या, फाइनल कंसंट्रेशन इसकी क्या थी, 0.02 मोलैरिटी, ठीक है, और इनिशियल इसकी क्या थी, इनिशियल इसकी थी 0.03। अब हम सिर्फ और सिर्फ किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो आगे साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा। और अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में केवल बात करते तो आगे साइन कौन सा आता, पॉजिटिव आता, ठीक है। और कितने मिनट बाद, 25 मिनट बाद। तो इनिशियल टाइम क्या हो गया, 0 भाई, प्रारंभिक क्या हो गया 0, और 25 मिनट बाद तो फाइनल टाइम क्या हो गया मेरे लिए 25। इनिशियल मेरे लिए T1 क्या हो गया 0, और फाइनल मेरे लिए क्या हो गया 25 मिनट। तो आपको T2 माइनस T1 करना है, 25 माइनस 0 करोगे तो बटे में क्या आएगा, 25 आएगा, यही आएगा ना। तो क्या करोगे अब आप, यहां से क्या बचेगा, माइनस का 0.1 बचेगा, माइनस का 0.1 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.01 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। यही आएगा, जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे, जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर। इसको करके आप देख लेना, ठीक है। समझ गए बात को, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, लिख लो भाई, सारी बातें लिख लो।
कर लोगे। एक चीज और याद रखना भाई, यहां हमने किस में रखी है, मिनट में रखी है, तो लेकिन आपको पता है नीचे किस में रखते हैं हम, एसआई यूनिट में सेकंड में रखते हैं। तो आप इससे गुणा एंड में कर लो, चाहे पहले कर लो। गुणा किससे करोगे आप, 60 का करोगे, पहले ही करोगे क्योंकि भाग लगाओगे तो वैल्यूज गलत मिलेगी, ठीक है ना। तो आप भाग लगा के देख लेना भाई, नीचे कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, 0.01 और नीचे आ जाएगा आपका 1500। तो भाग लगाओगे तो समथिंग 6.66 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा आपका आंसर। और रेट की यूनिट क्या है, यूनिट आपको पता ही है, यूनिट अभी आपको बताई थी, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये आपका आ जाएगा क्या आंसर, ठीक है, कर लोगे, सिंपल है। तो थोड़ा सा टाइम का भी याद रख लेना भाई, सेकंड में रखना है आपको, तो अगर मिनट या घंटे में दे रखा है तो उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। चलें आगे। दूसरा देखो, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग देखना भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जो हमने ग्राफ बनाया था अभी, उसी में मैं आपको बता देता हूं, देखो समझना, इसी ग्राफ में समझो। मैं कहूं अभी अभी आपको मैंने बोला था कि ये आपकी कंसंट्रेशन घट रही है, ये आपका पॉइंट था और एक आपका पॉइंट कुछ यहां पर था, और इसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे। यहां के लिए जो टाइम आ रहा था वो कितना आ रहा था, T1, यहां के लिए टाइम आ रहा था T2। इसकी कंसंट्रेशन इसकी C2। ये हो गया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बोल दूं कि आपने एवरेज तो बता दिया भाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने पर जो एवरेज रेट आई थी वो आपने बता दी। लेकिन अगर हम कहें हमें तो भाई इस पॉइंट पर बताओ, इस पॉइंट पर आपकी रेट कितनी कैलकुलेट हो रही है, तो पर्टिकुलर अगर फिक्स टाइम के लिए, किसी निश्चित क्षण के लिए जब हम रेट को कैलकुलेट करते हैं, जब हम अभिक्रिया का वेग निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, आपको किसका, गाड़ी चलाने वाले और ट्रैफिक हवलदार वाला, ठीक है, समझ गए। तो अगर इस पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर मैं बात करूं, तो यहां पर भाई अंतराल तो कुछ है ही नहीं, टाइम का अंतराल तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो इसी पर्टिकुलर टाइम पर निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इस पर्टिकुलर टाइम हो गया मेरा T। अंतराल कब होता है, अंतराल तब होता है जब दो टाइम हो, तभी तो हम निकालते हैं T2 - T1। अब हमें तो एक फिक्स टाइम के लिए चाहिए, तो वहां पर अंतराल आपका कितना हो गया, टेंड्स टू 0। तो उसी एवरेज फॉर्मूले में हम क्या लगा देंगे, एक लिमिट लगा देंगे कि जो आपका लिमिट है वो कितनी लगेगी भाई, कि जो डेल्टा T है, जो समय अंतराल है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। समझ गए ना आप मेरी इस बात को, क्योंकि भाई हम एक फिक्स टाइम के लिए निकाल रहे हैं, तो वहां पर अंतराल कुछ नहीं है, जो अंतराल है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ऐसा समझ लो कि T2 T1 दोनों आके मिल गए किस पॉइंट पे, T पॉइंट पे, ठीक है। एक फिक्स टाइम, उसी टाइम के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे भाई, तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसको देख लो, तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट। इसको आप ऐसे भी लिख देते हो RINS, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, ऐसे भी लिख देते हो। और लिमिट क्या लगानी है, डेल्टा टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहां पर आपको पता है प्लस माइनस क्या आएगा, डेल्टा C डेल्टा T। या आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, dC/dt। एक और तरीका है, क्या लिख सकते हो आप इसको, dC/dt। जो डेल्टा है वहां पर तो जो आपका परिवर्तन है वो बड़ा है, और डेल्टा और डी में जो डिफरेंस है वो यही है कि जो डी जो परिवर्तन है वो बहुत ही छोटा है, और जो आपका डेल्टा है वो परिवर्तन आपका बड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा ये अंतर है, इसको आप याद रखोगे। तो डायरेक्ट या तो आप ऐसे लिख दो फॉर्मूला, या आप ऐसे फॉर्मूला लिख दो, दोनों ही फॉर्मूले आपके सही हैं, ठीक है, समझ गए बात को। तो अब हम इसको फॉर्मूले को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई रेट को, यहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना, एक हम स्लोप बना देंगे, एक ढाल बना देंगे। और ढाल किसके बराबर आती है भाई, जो स्लोप या ढाल है वो किसके बराबर आती है भाई, tan थीटा के बराबर आती है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, dy/dx। क्या होता है, dy/dx। तो जो y एक्सिस पर है उसको लिखोगे, और जो x एक्सिस पर है उसको लिखोगे। y एक्सिस पर आपको पता है कंसंट्रेशन है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, dc। और x एक्सिस पर हमको पता है क्या है, टाइम, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, dt। तो ये आपकी आ गई क्या, इंस्टेंटेनियस रेट या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ गए। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, यहां देख देता हूं, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है, ठीक है। इस डेफिनेशन को आप ऊपर लिखोगे, फिर इसके बाद में आप क्या लिखोगे, इस फॉर्मूले को लिखोगे, क्योंकि किसी निश्चित क्षण पर जो अभिक्रिया का वेग है उसे ही हम क्या कहते हैं भाई, तात्क्षणिक वेग कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो एक बार आप इस चीज को पहले लिख लो भाई, लिख लिया, कर लोगे।
ठीक है, आसान सी बात है भाई। आज के लेक्चर में हमने केवल रेट पढ़ा है कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, औसत वेग क्या है आपका, और आपका जो तात्क्षणिक वेग है वो कैसे बोलेंगे। समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता आपकी घटती है, समय के साथ साथ आपकी उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। इन सारी बातों की हमने बात की है। रेट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि dc/dt, यानी रिएक्टेंट व प्रोडक्ट की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वो, और इस परिवर्तन में क्या समय लगा है उसका आपने भाग दे दिया। तो नॉर्मल सी आज हमने बात करी है। बने रहिए लेक्चर में, अगली बात करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।